प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार प्रकरण में वाक्य के भेदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वाक्य विचार में हमने वाक्य के अंग एवं वाक्य के तत्वों का अध्ययन किया। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज हम वाक्य के भेदों पर विचार करेंगे। तो वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए वाक्य का विभाजन दो आधार पर किया गया है या दो दृष्टियों पर इसका विभाजन किया गया है। पहला है रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझने से पहले आपको एक बात को समझना ज़रूरी है कि आपके 9th के पाठ्यक्रम में केवल अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो आपके 9th में केवल अर्थ की दृष्टि से जो भेद हैं, इन्हीं पर आश्रित प्रश्नों को पूछा जाएगा। रचना की दृष्टि से भेद आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। ये सभी चीज़ें 10th में विस्तार से हैं, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा आपको अर्थ की दृष्टि से, इसलिए इसको विशेष रूप से देखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट या कर्ता। सामान्य रूप समझ सकते हैं कि कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य है। तो विधेय क्या है? इस उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे राम लिखता है, अब यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। तो राम क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। अब इस उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि राम लिखता है। राम क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लिखता है क्या हुआ? विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। या सरल रूप में हम समझ सकते हैं कि उद्देश्य मीन्स कर्ता, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी वाक्य में लिखा हुआ है वह सभी विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे वह खाना खाता है, तो वह कौन हुआ? कर्ता, और खाना खाता किस में आ जाएगा? विधेय में। सीता पत्र लिखती है, तो सीता कौन है? कर्ता। कर्ता क्या कहलाएगी? उद्देश्य। और सीता पत्र लिखती है, तो पत्र लिखती है पूरा क्या जाएगा? विधेय के अंतर्गत। मोहन बस से विद्यालय जाता है, तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। और बस से विद्यालय जाता है, सभी किस में आ जाएगा? विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे शीला, गीता और लता नाच रही हैं। यहाँ पर कर्ता कितने हुए? 3। शीला, गीता और लता। राम, श्याम, मोहन पढ़ रहे हैं, कोई सा लिख सकता है। उदाहरण किसी प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सीता, गीता, लता नाच रही हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ता कितने हुए? 3।
शीला है, गीता है और लता है, और ये नाचने कार्य कर रही हैं, तो कर्ता हो गए 3। ये तीनों कर्ता एक ही क्रिया में संलग्न है। अब एक क्रिया कौन सी कर रहे हैं? नाचने की। तो ये तीनों कर्ता एक ही क्रिया में संलग्न होने के कारण ये तीनों कर्ताओं को एक ही उद्देश्य के अंतर्गत माना गया है। सभी छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर छात्र तो बहुत से हो गए और प्रार्थना करने कार्य एक ही हो रहा है, तो एक कार्य में संलग्न होने के कारण सभी छात्र एक उद्देश्य के अंतर्गत माने जाएंगे। तो यहाँ पर यदि कर्ता अनेक हों और वे एक क्रिया में संलग्न हों तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी एक उद्देश्य के अंतर्गत माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। आपको यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य मिलेगा तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य मिलेंगे, तो ऐसा वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएगा। प्रश्न उठता है प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य स्वतः ही अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जिस वाक्य से अपने आप ही पूरे अर्थ का हमें बोध हो जाता है, वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तथा दूसरा है आश्रित उपवाक्य, जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। दूसरे वाक्य पर यदि उसका अर्थ डिपेंड है, आश्रित है, निर्भर है, तो वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे श्याम ने कहा कि मैं घर पढ़ता हूँ। श्याम ने कहा, इस वाक्य को सुनते ही हमें आभास हो रहा है कि अर्थ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अर्थ स्वतः ही प्रकट हो रहा है, राम ने कहा। तो ये क्या कहलाएगा? प्रधान उपवाक्य। अब दूसरा वाक्य कि मैं घर पढ़ता हूँ, कि मैं घर पढ़ता हूँ, ये जो वाक्य है ये क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता था, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो ये तो क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य, और ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य और एक यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखिए नोट, विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें क्या बतलाया गया है? मिश्र वाक्य जो वह जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब आदि से जुड़े होते हैं। यदि कोई वाक्य जो वह जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब आदि से जुड़े हुए हों तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वह वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य ही होगा। जैसे जब बारिश बंद होगी तब हम घूमने जाएंगे। जब बारिश बंद होगी तब हम घूमने जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर यह वाक्य जब और तब से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये वाक्य कैसा है? मिश्र या मिश्रित वाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं यह वाक्य जो और वह से जुड़ा हुआ है, तो यह वाक्य कैसा कहलाएगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएगा। इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही वह बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं यह वाक्य जैसा और वैसा से जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे वाक्य भी कैसे कहलाएंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको भी नोट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मिश्र वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त अनेक समापिका क्रियाएं होती हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय तो मिलेगा ही, इसके अलावा एक या एक से अधिक समापिका क्रियाओं का प्रयोग भी ऐसे वाक्यों में देखने को मिलता है। प्रश्न उठता, समापिका क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो किसी वाक्य को समाप्त करती हैं उसे समापिका क्रिया
कहती हैं। ये वाक्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे घूमने जाएंगे, अब तो घूमना और जाना दो क्रिया जो वाक्य के अंत में आ रही है वो क्या है? समापिका क्रिया। जिससे वाक्य की समाप्ति होती है वो समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और आश्रित उपवाक्य चाहे जितने हों वह या एक भी न हो तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। पुनः समझेंगे एक बार। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों तथा आश्रित उपवाक्य चाहे जितने हों या एक भी न हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे सुरेश रोया और वह बोला कि मैं दुखी हूं। तो सुरेश रोया और वह बोला, तो यहां पर एक वाक्य कौन सा हुआ? सुरेश रोया। एक क्रिया तो ये हुई सुरेश रोया, और दूसरी क्या हुई? वह बोला। तो ये दोनों ही अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, स्वतः ही अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। सुरेश रोया और बोला, तो ये दोनों वाक्य कैसे हुए? प्रधान उपवाक्य हुए। तीसरा वाक्य कि मैं दुखी हूं। अब कि मैं दुखी हूं ये जो वाक्य है यह वह बोला प्रधान उपवाक्य का आश्रित है। तो ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि दो तो उपवाक्य हो गए और एक हो गया कि मैं दुखी हूं आश्रित उपवाक्य जो वह बोला दूसरे प्रधान उपवाक्य का आश्रित है। इसलिए यह वाक्य कैसा कहलाएगा? संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य कहलाएगा। तो या तो इस प्रकार से दे सकता है वो, इस प्रकार से नहीं दे तो किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है, इसको नोट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है। संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, एवं, फिर भी, तथा, या, अथवा आदि संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य जो होगा उसमें आपको और, किंतु, परंतु, एवं, फिर भी, तथा, या, अथवा संबंध बोधक शब्द देखने को मिलेंगे। जहाँ पर ये सब देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वो वाक्य संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य ही है। जैसे मैंने उसे समझाया फिर भी वह नहीं माना। अब मैंने उसे समझाया फिर भी, अब ये वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? फिर भी से, या किंतु परंतु लगा सकते हैं। तो मैंने उसे समझाया था फिर भी वह नहीं माना, तो यहाँ पर फिर भी से जुड़ा होने के कारण यह वाक्य कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। हम लोग आने वाले थे लेकिन तभी वर्षा हो गई, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? लेकिन से। लेकिन से जुड़ा होने के कारण वाक्य कैसा हुआ? संयुक्त वाक्य। ये निश्चित चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है। जहाँ पर ये शब्द हम लोग देखने को मिल जाए वहाँ पर वाक्य संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य ही होगा। यहाँ पर हमारे रचना की दृष्टि से भेद पूर्ण होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो वाक्य का भेद दो प्रकार से किया गया, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसके 8 भेद किए गए हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? तो जिस वाक्य का सीधा सा अर्थ निकलता है, जिस वाक्य का सीधा अर्थ निकलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब सीधा अर्थ तात्पर्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है। जिस क्रिया में या जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, बह जाता है, सूर्य तपता है, सूर्य उगता है, पृथ्वी घूमती है। तो ये सभी वाक्य कैसे हैं? विधानवाचक हैं।
आगे हम देखते हैं निषेधवाचक। जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, निषेध मीन्स जहाँ पर मना का भाव हो, अर्थात नेगेटिव। तो जहाँ क्रिया के न होने का बोध होता हो, जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं जाता है, मैं नहीं देखता हूँ, सीता नहीं लिखती है। तो जहाँ पर क्रिया से पूर्व यदि नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात नकारात्मक भाव हो, नेगेटिव भाव हो, वे सभी वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है? जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको वाक्य के अंत में इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, तो आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है वह वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। जैसे वह क्या करता है। अब इस वाक्य में प्रश्न किया गया है, वह क्या करता है, वह क्या लगता है, वह क्या खाता है, वह कहाँ जाता है, वह किससे जाता है। तो ये सभी वाक्य कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं, लेकिन सबके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। जहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ हो वहाँ पर हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वह वाक्य निश्चित रूप से कैसा है, प्रश्नवाचक है। जैसे वह करता है, इसको लिख करके और पीछे लगा दिए प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि यहाँ पर प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और लेकिन चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया, तब भी आपको समझना है कि यहाँ प्रश्न किया गया है। वह क्या करता है, अर्थात क्या यहाँ पर लुप्त है, छिपा हुआ है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगने से वह प्रकट हो जाता है। इसलिए उसको समझेंगे तो वह प्रश्न का भाव हमको प्रकट करना पड़ेगा। तो वह करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के कारण इसका अर्थ क्या होगा, वह क्या करता है। अगला वाक्य है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य आदि का ज्ञान होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य आह, आहा, अरे, छी, हे राम, हाय आदि से प्रारंभ होते हैं और इन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये है, नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, ये चिन्ह विस्मयादिबोधक है। और आहा, आहा, अरे, छी, हे राम, हाय इन शब्दों के बाद इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अतः हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि इन शब्दों के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है तो वह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। जैसे आहा तुम आ गए, आहा तुम आ गए, तो यहाँ पर आहा, आहा लगने से आनंद की अनुभूति हो रही है, हर्ष का बोध करवाया जा रहा है। तो आहा तुम आ गए, तो आहा का प्रयोग होने के कारण ये वाक्य कैसा हुआ, विस्मयादिबोधक। हाय मैं गिर गया, हाय मीन दुख का बोधक है, हाय मैं गिर गया। अरे यह क्या हो गया, विस्मय का बोधक है, आश्चर्य हो रहा है, अरे ये क्या हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आह, हाय, अरे इन सभी शब्दों के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग
किया गया, तो ये सभी वाक्य कैसे हुए? विस्मयादि बोधक वाक्य हुए। अगला इसका भेद है आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में आज्ञा दी जा रही हो या आज्ञा ली जा रही हो तो वे सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए आज्ञा है, तुम पढ़ो, तुम लिखो, इन सभी वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है। लेकिन आज्ञा ली जा रही, अनुमति ली जा रही है, मैं जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ, तो यहाँ पर अनुमति ली जा रही है, तो यहाँ पर भी ये वाक्य कैसा कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है इच्छावाचक। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। पुनः समझेंगे एक बार। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया, आज तो वर्षा हो जाए, यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, तो जहाँ पर इच्छा का, आशीर्वाद का, शुभकामना जहाँ पर दी जा रही है, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य हमको देखने को मिलता है तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला इसका भेद है संदेहवाचक। जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जहाँ पर कार्य के होने में संदेह की संभावना प्रकट होती हो वे सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह जयपुर जा रहा है, और यहाँ पर जाने कार्य क्रिया हो रही है, लेकिन शायद शब्द के जुड़ने से कार्य में संदेह उत्पन्न हो गया, शायद वह जा रहा है, अर्थात कोई निश्चित नहीं है कि वो जाए नहीं जाए, तो कार्य को होने में संदेह है। उसी प्रकार वह शायद ही उत्तीर्ण हो, वह शायद ही उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण पास होने में शायद लगने से संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसलिए वाक्य कैसा हुआ? संदेहवाचक। संभवतः वह पढ़ रहा होगा, संभवतः लगने से वह पढ़ रहा है या नहीं यह कोई निश्चित नहीं है, पढ़ने के कार्य में संदेह की स्थिति है, इसलिए ये सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब अर्थी दृष्टि से लास्ट भेद किया गया है वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, या जिस वाक्य से कोई शर्त प्रकट हो रही हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती कब होती? यदि वर्षा होती। तो यहाँ पर फसल अच्छा होना किस पर डिपेंड है? अच्छी वर्षा होने पर। तो एक बात दूसरी बात पर आश्रित है, डिपेंड है। यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण कब हो जाओगे? जब तुम पढ़ोगे। तो उत्तीर्ण होना किस पर डिपेंड करता है? पढ़ने पर। तो जहाँ पर एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरी प्रकार से क्या समझा गया है कि जिस वाक्य से कोई शर्त प्रकट हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर शर्त रखी गई हो, शर्त का भाव हमको दिखाई देता है, तो वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती, इसकी शर्त क्या है? यदि वर्षा अच्छी हो। दूसरा वाक्य यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण होने में शर्त क्या रखी गई है? यदि तुम, शर्त यही है कि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओ, उत्तीर्ण हो गए। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर शर्त क्या रखी गई है? अच्छी वर्षा की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, या
जिस वाक्य से कोई शर्त प्रकट हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण देखे, इन दोनों वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर कर रहा है तथा शर्त भी प्रकट हो रही है। इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने वाक्य के भेदों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये प्रकरण आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।